नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग 10 या 12 क्लास में कवर कर देंगे पूरा। ठीक है, चलिए पहले सिलेबस देखते हैं अपना। तो ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में यहाँ पे जब आप देखेंगे भारत का भूगोल, ये रहा। ये कितने नंबर का है? तो ये 5 नंबर का वेटेज रखता है अपना, और 5 नंबर 5 अंक के लिए हैं। इसका सिलेबस है यहाँ पर, इसका सिलेबस है भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, भौतिक के मतलब अब भौतिक के अंदर अब सब आ गया। इसमें पर्वत आ गया, पठार आ गया, मैदान आ गया, नदियाँ आ गया, खनिज आ गया, खनिज संसाधन आ गया, और पर्यावरण के अंतर्गत भी इसमें कुछ सेक्शन आ गया। उसका भारत का विभाजन आ गया, भारत का अक्षांतीय देशांतरीय विस्तार आ गया, बंदरगाह, इसी में सब आ गया। आगे चलते हैं। फिर आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर भारत में कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, भारत में जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी। फिर आता है विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर मैंने विषय लिख रखे हैं। इसमें पूछता है घास के मैदान के बारे में, राष्ट्र और उसकी राजधानी मतलब देश और उसकी राजधानी के बारे में, पर्वत के बारे में पूछेगा, ज्वालामुखी के बारे में पूछेगा, जल संधि, समुद्र और महासागर के बारे में पूछेगा, पवन और मानसून के बारे में पूछेगा, पवन, ठंडी पवन, गर्म पवन, और विभिन्न जो स्थानीय पवन है उसके बारे में पूछता है, मानसून के बारे में पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहले तो भारत के बारे में पता होना चाहिए। भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या है, कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, भारत का विभाजन कैसे होता है। भारत का विभाजन होता है पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, रेगिस्तान और द्वीप, थार का मरुस्थल और द्वीप। इस आधार पे भारत का विभाजन होता है। फिर भारत के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है, यानी कि गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जो दक्षिण भारत में कुछ नदियाँ बहती है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस पर कौन कौन से बांध बने हैं, कौन कौन सी परियोजना चल रही है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो जो 6 विभाजन है इसके बारे में बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के अंतर्गत, दक्कन के पठार का अध्ययन क्यों है? क्योंकि उससे हमें खनिज प्राप्त होते हैं। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग खनिजों का अध्ययन करते हैं। उससे खनिज टॉपिक हमारे ज्योग्राफी में जुड़ जाता है, जिसके कारण हम लोगों को विभिन्न खनिजों का अध्ययन करना पड़ता है। कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, टीन, पीतल, इन सभी का अध्ययन भी ज्योग्राफी में इसी के माध्यम से जुड़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि ज्योग्राफी अर्थ समझते हैं। देखिए, पृथ्वी पृथ्वी अगर हम बोलें कि पृथ्वी एकदम गोल है तो पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी मौसमी के आकार की होती है, यानी कि हम लोग बोलें लगभग जियोड के आकार की होती है। पृथ्वी जियोड के आकार की है। और क्यों जियोड के आकार की है? क्योंकि देखिए ये भारत आपको दिख रहा है, यहाँ पे भारत दिख रहा है। अब भारत के उत्तर में ही एक विशाल हिमालय पर्वत है जिसकी 8-8 हज़ार मीटर ऊंची चोटियाँ हैं। उसी के बगल में देखिए इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जावा की खाड़ी है, सॉरी जावा भरवा, मरियाना ट्रेंच है उसी में, जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। तो ये पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है? तथा पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी जियोड के आकार की है, और इसी जियोड का अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसका अध्ययन करेंगे, जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है उसका अध्ययन करते हैं, इसी जियोड के अंतर्गत ही करते हैं। जो पृथ्वी का स्थल रूप है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो ये सामान्य सा अर्थ निकलता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? पता लगा, जियोड का अध्ययन करेंगे। आगे आते हैं। देखिए, अब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे महाद्वीप पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है इस वाले एशिया वाले रीजन में। तो इसका भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ये ऊपर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, बस यहाँ पर रिसर्च के काम के लिए वैज्ञानिकों की टीम रहती है। भारत का भी है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब भारत ने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोल रखे हैं। देखिए, ये है
भारत, सॉरी, ये है महाद्वीप। महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है अमेरिका महाद्वीप, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। चौथे नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप। पाँचवें पे आता है एशिया महाद्वीप और छठे पे आता है ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सातवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर एक देश है रूस। अब रूस बताइए, रूस किस महाद्वीप में आएगा? रूस एशिया महाद्वीप में आएगा या फिर रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में आएगा? इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। ये किस में आएगा? चलिए, महाद्वीप को देखने के बाद हम महासागर को देखते हैं। तो महासागर कितने प्रकार के हैं? ये देखिए, ये है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के बाद ये आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, फिर आता है ये आर्कटिक महासागर, ठीक है। फिर आता है आर्कटिक महासागर, फिर यहाँ पे भी प्रशांत महासागर आता है किनारे में। यहाँ पे आता है इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर। फिर यहाँ पे आता है सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर। अब प्रशांत महासागर कोई पूछ ले तो बताना है आपको त्रिभुज के आकार का है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। प्रशांत महासागर दो जगह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी को हमने मैप पे खोल के रखा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बहुत पास पास है। जब हम लोग मैप पे इसको खोला है तो इसलिए प्रशांत महासागर दो जगह दिखाई दे रहा है, जबकि है ये एक ही जगह। फिर आता है आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार एस के आकार का है, ठीक है। यहाँ पे आता है हिंद महासागर। फिर नीचे आता है सदर्न महासागर, दक्षिणी महासागर। देखिए, इस मैप में प्रशांत महासागर की लोकेशन बताई गई है। प्रशांत महासागर देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका आपस में देखिए बहुत पास है। ये है रूस का क्षेत्र, ये है अलास्का, ये दोनों आपस में आप बहुत पास है। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है बोरिंग जल संधि, बोरिंग या फिर बेरिंग जल संधि इसको बोला जाता है, ठीक है। ये होता है बेरिंग जल संधि। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन देख सकते हैं आप लोग, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा महासागर यहीं पर होता है और इसी के किनारे किनारे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, जहाँ पर लगातार विस्फोट होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर एक रिंग के समान संरचना बन जाती है। रिंग देखिए जैसे चमकती रहती है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर विस्फोट होता रहता है, जिसके कारण लगातार लावा यहाँ पर निकलता रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे आगे मैंने मैप उसका लिया हुआ है, ये देखो, ये होता है रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे एक रिंग के समान संरचना बन जाती है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब इसका यही है कि यहाँ पे लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्रशांत महासागर एक प्लेट के ऊपर तैर रहा है, वो प्लेट इधर भी टकराती है, ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, इससे टकरा रही है, फिर इससे इस प्लेट से टकरा रही है, इस प्लेट से टकरा रही है। तो लगातार टकराते टकराते रहने के कारण यहाँ पर लगातार भूकंप और सुनामी आती रहती हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी फटते रहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है आपका जापान। जापान इसी रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी सुनामी आती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुनामी आती है। अब भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? देखो, जब भूकंप ज़मीन पे आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप, और जब भूकंप महासागर की तली में आता है तो उससे वहाँ पर समुद्री क्षेत्र में हलचल हो जाती है, जिसके कारण लहरें गतिमान हो जाती हैं और विनाशकारी हो जाती हैं, जिसको नाम दिया जाता है सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है, क्योंकि जापान ही सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है, जिसके कारण जापान में सुनामी को एक आपदा, सुनामी आपदा हर जगह है, लेकिन जापान में ही सुनामी शब्द गढ़ा गया, क्योंकि वही लोग इससे परेशान हुए ज़्यादातर। समुद्र में भूकंप फटा, समुद्र में भूकंप आया, भूकंप के कारण समुद्री लहरों ने तरंगों का रूप ले लिया और विनाशकारी लहरों का रूप ले लिया, और जापान पर इसका कुप्रभाव पड़ा, जिसके कारण जापान आज भी सुनामी से ग्रसित रहता है। यहाँ पर हर साल विनाशकारी सुनामी आती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो ये हो गया सुनामी, ये हो गया रिंग ऑफ फायर। अब आगे चलते हैं, इंडिया को भी बाद में पढ़ेंगे, यूपी को भी बाद में देखेंगे। फिर देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो आपको लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, ये होती है लैटिट्यूड। और जो लंबी लंबी काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही हैं,
जो आपको लंबी लंबी ये काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है ना, ये होती है 0 डिग्री इक्वेटर पर, और लैटिट्यूड के बीच की जो मैक्सिमम दूरी रहती है वो हर जगह बराबर रहती है। मतलब जो यहाँ और इसके जो बीच की दूरी है, वही दूरी इसके और इसके बीच की दूर भी रहेगी, वही दूरी इसके और इसके बीच भी रहेगी, ठीक है। वही दूरी इस और इस अक्षांश के बीच भी रहेगी। अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह पे समान रहती है, जबकि देशांतरों के बीच की दूरी हर जगह पे समान नहीं रहती है। देशांतरों के बीच की मैक्सिमम दूरी होती है 0 डिग्री इक्वेटर पर, मतलब भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश के जो बीच की दूरी, अक्षांश के बीच की दूरी ये कितनी होती है, ये होती है 111.11 किलोमीटर। देशांतर के बीच की दूरी, देशांतर के बीच की दूरी, देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 111.32 किलोमीटर। ये होती है देशांतरों के बीच की दूरी। इसको याद रखना, ये भविष्य में पूछा जाता है और भविष्य में पूछा जाएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो कि आगे मैं एक बार फिर बताऊंगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये आपको अक्षांश देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, ये मैं देशांतर रेखा खींच रहा हूँ एक, फिर एक यहाँ पे अगली देशांतर रेखा उसी के बगल वाली, ठीक है। तो ये जो दो देशांतरों के बीच का जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है गोरे। इसको क्या नाम दिया है, मतलब कि जो इसके और इसके या फिर इसके और इसके किसी भी दो देशांतरों के बीच का जो एरिया रहेगा, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, गोरे। गोरे मतलब ये यहाँ से शुरू होगा, एकदम ऊपर शुरू होगा और नीचे तक जाएगा, उसके बाद ये जो अगला इसी में मिल जाएगा आगे जाके, और यहाँ पे ये अगला नीचे जाके उसी में मिल जाएगा, इसको बोलते हैं गोरे। और जब दो देशांतरों के बीच की दूरी, यहाँ मैं लेता हूँ, दो देशांतरों के बीच की दूरी और दो अक्षांश यहाँ पे आपस में ऐसे काटते हैं, और जो उसके बीच में ये जो देखिए येलो कलर से मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो एरिया बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है ग्रिड। ये नहीं दिख रहा है, इसको एक नाम दिया जाता है ग्रिड। तो ग्रिड और गोरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। गोरे बोलते हैं दो देशांतरों के बीच का जो एरिया होता है उसको, और ग्रिड बोलते हैं दो अक्षांशों और दो देशांतरों के बीच का जो एरिया बचता है, जो एक स्क्वायर टाइप का एरिया बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखा को पूरे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये बस काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये इस प्रकार से दिखती हैं। यहाँ पर मैंने बनाया भी है लाइन खींच के, ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 0 डिग्री इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा। उसके ऊपर मैंने कर्क रेखा बनाई है, उसके ऊपर यहाँ पे मकर रेखा बनाई है। यहाँ पे ये इसी तरह से जाती रहती हैं। अगर आपसे कोई पूछे है कि बताओ अक्षांश की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश की संख्या होती है 181 और अक्षांश रेखा की संख्या 179, क्योंकि ऊपर जाके ये एक बिंदु के समान हो जाते हैं। देशांतर की संख्या कोई पूछ दे तो 360 होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसको मैंने गोरे और ग्रिड को भी समझाया है। देखो एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है, इसके बीच का जो ये वाला एरिया बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोरे। और ये देशांतर के बीच का जो ये वाला एरिया बनता है, ये दो देशांतर हैं, दो अक्षांश हैं, काट रहे हैं, तो यहाँ पे बीच का ये एरिया बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने शुरू में एक चीज़ बताई थी कि देशांतरों के बीच की दूरी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है। देशांतरों के बीच की दूरी किस पे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, तो वो होती है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो
देशांतर जीरो शुरू हो रहे हैं यहाँ पर और नीचे आ रहा है, ये एक देशांतर मान लो। उसके बाद एक अगला देशांतर देखो, यहाँ से या फिर इसको ले लो, उसके पीछे से एक और ले लो। इन दोनों देशांतर के बीच की दूरी यहाँ पे देखो कम थी, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी, यहाँ पे थोड़ी और बढ़ी, यहाँ पे थोड़ी और बढ़ी। ऐसे ही करते करते मैक्सिमम ये पहुँचेगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर ये मैक्सिमम दूरी रहेगी। उसके बाद ये फिर से घटने लगेगी और इसी दूरी को वैज्ञानिकों ने मापा और कहा कि भैया इसकी जो देशांतरों के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 111.32 किलोमीटर। और अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह बराबर रहती है, इसके लिए इसकी बीच की दूरी होती है 111.11 किलोमीटर। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो बता दिया। आर्कटिक सर्कल होता है 66 सही 1/3 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66 सही 1/3 डिग्री साउथ अक्षांश। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा आती है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है 0 डिग्री इक्वेटर। एक और चीज़ आपको रटनी पड़ेगी खुद से, बता रहा हूँ मैं, ये बस मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। कर्क रेखा पे कितने देश पड़ते हैं, कर्क रेखा पे कितने देश पड़ते हैं, तो वो पड़ते हैं 17 देश। 17 देश पड़ते हैं कर्क रेखा पर, और भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। इक्वेटर पे कितने देश पड़ते हैं, तो इक्वेटर पे पड़ते हैं 13 देश। इक्वेटर 13 देशों से गुजरता है। और मकर रेखा पे कितने देश पड़ते हैं, तो 10 देश पड़ते हैं। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा इनके देश पूछता है कि बताओ कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको अक्षांश की संख्या कितनी होती है। देखो अक्षांश की संख्या अगर हम इस मैप पे देखें तो यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके ऊपर यहाँ पे 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, मतलब इसके बीच में कितने अक्षांश है, इसके बीच में 15 अक्षांश है। फिर ऐसे जाते 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 ये अक्षांश अभी रेखा के रूप में जा रहा है, अक्षांश अभी रेखा के रूप में जा रहा है। लेकिन जब ये लास्ट पे जाता है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे आपको दिखाया गया एक पॉइंट के रूप में, ये इसके बीच में देखिए एक पॉइंट है, उसके रूप में दिखाया गया। अक्षांश जब ऊपर जाता है ना तो ये एक पॉइंट के रूप में बदल जाता है, एक पॉइंट के रूप में बदल जाता है। तो वो अक्षांश रेखा न होकर अक्षांश बिंदु बसता है, और सेम कंडीशन नीचे होती है, जिसके कारण अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखा बताओ तो आपको बताना है अक्षांश रेखा, कि भैया अक्षांश रेखा होती है 179। अक्षांश रेखा कितनी होती है, 179। ठीक है, और अक्षांश कोई अक्षांश पूछे तो अक्षांश कितने होते हैं, 181, क्योंकि ये ऊपर वाला एक बिंदु तो है लेकिन है तो ये भी अक्षांश ही, भले रेखा नहीं है। रेखा देखिए बिंदुओं के मिलने से बनती है रेखा, और अक्षांश लास्ट वाला जो ऊपर वाला अक्षांश होता है वो केवल एक बिंदु के रूप में होता है, लेकिन है तो भैया एक अक्षांश ही, भले रेखा नहीं है। तो इसलिए अक्षांश रेखा होती है 179, अक्षांश होते हैं 181। ठीक है, और जो इक्वेटर वृहद वृत्त के नाम से किसको जाना जाता है, तो वृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा को वृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है। इस वाले मैप में अक्षांश और देशांतर को और बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। अक्षांश रेखा मैंने पीछे कितनी बताई है, तो 179, कलर चेंज किया जाए, 179। अक्षांश कितने हैं, 181। देशांतर की संख्या कितनी हो जाती है, 360। क्यों, क्योंकि देखो हर एक डिग्री पे एक देशांतर खींचा गया है, हर एक डिग्री पर एक देशांतर यहाँ पे खींचा गया है, हर एक डिग्री पे एक देशांतर खींचा गया है। और ये कुल मिला के एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त का टोटल कोण कितना होता है, 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 देशांतर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। देखो
ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड LON। 0 डिग्री देशांतर है ये। यहाँ से क्या होता है, यहीं से समय की गणना शुरू होती है। इसके आगे के, इसके जो आगे समय है वहाँ पे प्लस होता है, इसके जो पीछे समय है वहाँ पे होता है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसके एक अंश आगे जाते हैं, जब आप इसके एक अंश आगे जाते हैं, 1 डिग्री आगे जाते हैं, तो समय कितना होता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। 2 अंश आगे गए तो समय कितना बढ़ जाएगा, 8 मिनट। इसी प्रकार जब आप 15 अंश आगे जाते हैं तो यहाँ पे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 आवर, 1 आवर बढ़ जाता है। यानी कि हम जैसे भारत का समय कितना है, भारत जो है ना वो 5.5 घंटे आगे है। और भारत कितना आगे है, भारत 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो अगर 5.5 घंटे आगे है, और हम लोग किससे मापते हैं, हम लोग मापते हैं जो हमारी भारत का जो 82.5 अंश देशांतर है, 82.5 अंश देशांतर, यहाँ से हम लोग समय की गणना करते हैं। जब इसमें हम करते हैं 82.5 और 1 अंश जब 4 मिनट का होता है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 5 को 20, 2 0 4 2 8 10 1 0 8 चौक 32 1 33, 330 मिनट आ रहा है। और 330 मतलब कि 5.5 घंटा, 330 मतलब 300 मिनट मतलब 5 घंटा, और 30 मिनट मतलब कि आधी घंटा। तो भारत 5.5 घंटे आगे है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से भारत 5.5 घंटे आगे चलता है। इसके पीछे का समय इसके पीछे चलता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इस 1 डिग्री अक्षांश पे कितना समय हो रहा होगा, 12:04 PM हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इसके पीछे कितना हो जाएगा, 11:56 AM। ये इसकी एक सिंपल सी गणित है। ठीक है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया, हो सकता है समझ में आया हो। ये इसकी एकदम नॉर्मल गणित है। भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 330 मिनट आगे है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो एक होता है 180 डिग्री देशांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये कितना है, ये है 180 डिग्री देशांतर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैप गलत दिया है, ये किसी भी देश से नहीं गुजरती, यहाँ पे रसिया से गुजर दिया है। रुकिए दूसरा मैप लाता हूँ मैं। देखिए ये वाली इमेज अच्छी इमेज है, क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर है ना, वो किसी देश से गुजरता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तिथि तो एक ही रहेगी। तिथि कैसे बदल सकती है, 180 डिग्री देशांतर। इसीलिए देखिए ये यहाँ से आना चाहिए, लेकिन सीधे आना चाहिए, सीधे इस तरह से। लेकिन ये गया कहाँ है, यहाँ से देश से इसको घुमा दिया गया है, फिर इसको इधर से लाया गया है। इधर कुछ छोटी छोटी द्वीप है उसलिए फिर अब यहाँ पे सीधा हुआ है, फिर यहाँ पे आगे कुछ छोटी छोटी द्वीप है तो इसको यहाँ से घुमाते घुमाते लाया गया है, ताकि ये किसी भी देश से ना गुजरे। फिर नीचे इसको अंटार्कटिका से गुजार दिया जाता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर है, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इसी से तिथि का निर्धारण किया जाता है। इसके विषय में एक फैक्ट है, इसको लिख लो बस, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। इसका जो निर्धारण है, इसका निर्धारण, इसको लॉक करो, बैक करते हैं एक बार। अच्छा, इसका निर्धारण USA, मतलब ये सब काम संयुक्त राज्य अमेरिका ही करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के WDC वाशिंगटन DC में 1884 AD में किया गया था। 1884 AD मतलब कि ईस्वी 1884 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखो मैप पे देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब पे देखिए घूमते हुए जा रही है। ये इसका उद्देश्य मतलब किसी भी देश से इसको गुजरना है नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री रेखा है,
जीरो डिग्री देशांतर, इसको मिटा दूँ मैं पूरे को ना, इसको पूरे को मिटा दे रहा हूँ मैं। ये जीरो डिग्री देशांतर है। और इधर ही कहीं अपना होगा, ये मान लेते हैं जीरो डिग्री लैटिट्यूड, जीरो डिग्री अक्षांश। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में काटेंगे, तो ये दोनों आपस को एक दूसरे में आपस में कहाँ काटेंगे, तो ये दोनों काटेंगे अटलांटिक महासागर के पास गिनी की खाड़ी में। अटलांटिक, देखिए अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के पास, इसको लिखना है अटलांटिक महासागर के पास गिनी की खाड़ी में ये जीरो डिग्री देशांतर और जीरो डिग्री अक्षांश एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, गिनी की खाड़ी में, इसको ख्याल रखना है, ये हो सकता है पूछ भी दे कि बताओ जीरो डिग्री अक्षांश और जीरो डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो वो काटते हैं अटलांटिक महासागर के पास गिनी की खाड़ी में। इसके बाद आता है अपना भारत। अब हम लोग भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में एंटर करते हैं। देखो भारत का जो ये होता है, ये मैंने बताया था, ये होता है पश्चिम, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, जो वेस्ट टू जो ईस्ट विस्तार है, वो कितना है, वो है 2933 किलोमीटर, मैप में भी साफ साफ दिख रहा है। और जो नॉर्थ टू साउथ विस्तार है वो कितना है, वो है 3214 किलोमीटर। कहीं लिखा है, हाँ लिखा है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये हो जाता है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार। ठीक है, अब इसका अक्षांश और देशांतर देखो, तो भारत का अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, अक्षांश ऐसे चलता है, ऐसे अक्षांश किस तरह चलेगा, अक्षांश इस तरह चलेगा, ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। तो भारत का अक्षांशी विस्तार कितना हो जाएगा, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश तक। और अगर हम लोग देशांतर, जो कि खड़ी खड़ी लाइनें देशांतर होती हैं, तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, क्योंकि भारत पूर्व में आता है, इधर ही भारत आता है, और इसलिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश होगा और पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, भारत जो है ना वो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरी विस्तार हो जाता है। ठीक है, उसके और फिर यहाँ गुजरात के, देखिए गुजरात के एरिया से गुजरती है यहाँ पर कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर ऊपर आ रही है अपनी 82.5 अंश अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, या फिर हम कहें मिर्ज़ापुर के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, वो होती है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया भारत का भी बेसिक परिचय हुआ है। बस इसमें अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, इसमें मैंने बताया है। तो एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक, जो कि उत्तरी अक्षांश है, ये भारत का अक्षांशी विस्तार हो जाता है। देशांतरी विस्तार कितना होता है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भारत का देशांतरी विस्तार हो जाता है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाती है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से, जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा 22 अंश 30 मिनट 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के वो 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसको हम लोग कल वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, इतना आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। और अगर इसको बताने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ उसको बता देना कमेंट के माध्यम से, मैं उसको सुधार लूँगा। जानबूझ के गलती नहीं की होगी कोई, हो सकता है जुबान फिसल गई हो या फिर लिखने में कहीं गलती हो गई हो जो मैंने ध्यान न दिया हो, तो उसको बता देना, उसको मैं एडिट करके दोबारा से सही कर दूँगा। मिलते हैं आपसे अब कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम लोग भारत का विभाजन करेंगे और हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और भारत के जो अन्य पर्वत हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।